वो क्या हुआ कि जब पापा को हार्ट अटैक आया और अमित भड़ाना जी ने मेरी स्टोरी लगा दी थी। और रिलेशनशिप के क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत ही ज्यादा। पापा ने तो मुझे मारा भी था। जैसे एलविश यादव, उनकी मम्मी के साथ उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। मनीषा रानी, एकदम से जब उनको बिग बॉस में देखा ना, फुकरा इंसान, बहुत ज्यादा फेमस, जो वन एंड ओनली पुनीत सुपरस्टार थारा भाई जोगेंद्र, मेरी फ्रेंड है गुनगुन गुप्ता। अच्छा, आरोही खुराना, पतली कैसे हुई, डाइट बताओ मुझे। ऐसे ही आशिका भाटिया का भी बॉडी था। सर्जरी के लिए आपने सर्जरी कराई है, उनको लग रहा है कितना मोटा पैसा आ रहा है इधर। मोटा पेट, दुनिया में कितना गम है लेकिन हमारा गम कितना कम है। तो गाइस, वीडियो की ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वन एंड ओनली आरती साहू। राधे राधे गाइस। तो पहले तो हम कतई जहर के बारे में बात करते हैं जी। ये डायलॉग कहाँ से आया और कैसे सोचा आपने डायलॉग? ये डायलॉग टिकटॉक के टाइम पे आया था मेरे दिमाग में। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अमित भड़ाना की, यूट्यूबर थे वो, है वो। अच्छा। तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी और कैरी मिनाटी ने उस टाइम पे टिकटॉक को रोस्ट किया था, तो मैंने कैरी मिनाटी की ड्यूट वीडियो करके उसमें कतई जहर बोला था। इतना ज़्यादा वायरल हो गया था रातों रात। सब मुझे यही बोल रहे थे मेरी वीडियो में एक बार ड्यूट करके कतई जहर बोल दो, बस हम भी फेमस हो जाएंगे। तो वो चीज़ वहाँ से बढ़ी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्यूट करती थी सबको, छोटे क्रिएटर्स बड़े क्रिएटर्स जो भी थे ना, मुझे जो भी बोलते थे कि ड्यूट करो, तो मैं सबके साथ ड्यूट करती थी। उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो अगर आरती, अगर आपकी स्टोरी के बारे में बात करें तो आपने कैसे हासिल किया इतना जनता का प्यार और ये सब फेम, सुंदर लाइफ, ये सब शोहरत, पैसे, और जैसे रील्स में दिखती हो आप वैसे ही लाइफ है क्या? रील्स की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। इनफैक्ट सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल भी। और अभी जो मुझे ज़्यादा प्यार मिल रहा है वो मेरे यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे मुझे जो न्यू पब्लिक मिली है ना, अभी मैंने जब अपना 4-5 महीने ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुआ है और जो प्यार मुझे मिला है ना यूट्यूब चैनल पे, ऐसा नहीं, मैं मेहनत तो बहुत सालों से कर रही थी, टिकटॉक के टाइम से ही कर रही थी यूट्यूब पे। लेकिन अभी एकदम से जब मैंने अपने फैमिली ब्लॉग्स दिखाए, मेरे कृष्ण जी हैं छोटे, लड्डू गोपाल, उनके साथ वीडियोस बनाई, तो लोगों ने इतना, मतलब इंस्टा पे रील में क्या होता है कि इंसान सिर्फ 15 सेकंड की रील्स देखता है, वो समझ नहीं पाता कि रियलिटी क्या है। उनको सब कुछ चमकता धमकता दिखता है और वो सबको समझते हैं सेम है। बट जब अपन लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तब इंसान अपना एक अनफिल्टर्ड वर्जन देखता है कि हाँ असली इंसान ऐसा होता है। और इंस्टा पे जब मैं सिर्फ रील्स डालती थी ना, तो उतना मुझसे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हाँ, जब तक मैं ड्यूट कर रही थी सबके साथ, तो ऐसे फेम के लिए, हाँ मेरे साथ ड्यूट कर दो तो हम भी वायरल हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो यूट्यूब पे मैंने अपने मम्मी पापा के साथ ब्लॉग्स बनाए, अपने घर के ब्लॉग्स दिखाए, कन्नू के ब्लॉग्स बनाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी का प्यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। यूट्यूब की पब्लिक बहुत अच्छी है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपके व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपके लिए कृष्ण कन्हैया जी के प्रति लगाव आपका देखा है, तो आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं वो? मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मुझे यकीन है, मैं ना वृंदावन चली गई थी बिना बताए मम्मी पापा को, क्योंकि मैं बोलती थी कि चलो वृंदावन, मुझे मिलना है, कृष्ण जी को देखना है, वृंदावन घूमना है, कितना सुंदर लगता है। लेकिन मम्मी पापा, नहीं खर्चा होगा, नहीं जाना, इतनी गर्मी है, ये वो। तो मेरा बर्थडे के पहले ना मैंने अचानक से ऐसे, मेरे पास 10,000 रुपए थे। अच्छा। मैंने उनको, मेरा एक फ्रेंड है कैमरामैन, मैंने उनसे बोला चलो ना भैया चलते हैं। मैंने बता रही, मैंने पापा से बोला मैं यहीं जा रही हूँ शूट के लिए। अच्छा। मैं चली गई, मैं वृंदावन से कॉल करती, पापा मैं पहुंच गई वृंदावन, मैंने यहाँ पे घूमा, देखा, मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बाकी बिहारी मंदिर है ना, वहाँ पे मैंने सब जब देखा ना तो सब बिल्कुल अलग ही था। और मैं निधिवन गई थी। अच्छा। निधिवन में मेरा आते टाइम मन हुआ कि निधिवन जाते हैं प्रेम मंदिर के बाद। जब मैं निधिवन से आई ना, तो सामने एक शॉप थी और वहीं पे थे वो, मेरे कन्नू वहीं पे बैठे थे। अच्छा। और उनको देख के मुझे पता था, मैंने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि अगर आप लोगे ना तो आपको बहुत पूजा करनी पड़ेगी, उनको वैसे रखना पड़ेगा, बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। मैंने सोचा कि नहीं, मैंने नहीं सोचा उस टाइम पे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा इतने मुश्किल से, इतनी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो पूजा भी नहीं करती। लेकिन बिना सोचे समझे मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने कन्नू को अपने लिया, न्यौछावर किया, पूरे रास्ते टांगे लेके आई। अच्छा। कार में भी अपने साथ। तो घर आके जब मम्मी ने कन्नू को देखा और पापा ने, तो वहाँ से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी कन्नू ने, और मेरे वेट लॉस जर्नी में मेरे कन्नू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि मैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता था कि मैं ऐसे कर पाऊंगी, इतना कैसे कर पाऊंगी, तो उसके सामने जाके बैठ जाती थी और देखती रहती थी, तो मुझे सारे जवाब वहीं पे मिल जाते थे, उनके सामने ही बैठ के। अच्छा,
जब आप वीडियो बनाते थे ना तो आसपास के लोगों का और घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था स्टार्टिंग में जब आपने वीडियो बनाना चालू किया था? मैं हूँ एक फोटोग्राफर और केएम फोटोग्राफी में अभी चल रहे हैं बम्पर ऑफर। जून जुलाई या नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर या किसी भी टाइम की बुकिंग के लिए वेडिंग, प्री वेडिंग या कोई भी इवेंट हो उसमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए कांटेक्ट कर लें। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। और भाई काम देखना है तो इधर ना आईडी भी डिस्प्ले हो रही होगी मेरी इंस्टाग्राम, तो जाके उधर देखो। मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। पापा ने तो मुझे मारा भी था वीडियो के लिए क्योंकि हम लोग किराए के घर में रहते थे, छत पे वीडियो बनाती थी मैं ऐसे टिकटॉक पे कैमरा लेके, तो वो ऐसे बोलते थे देखो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है ये वो, तो पापा ने मुझे मारा। मैं सीढ़ियाँ, लोहे की सीढ़ियाँ होती थी, सामने जंगला था, खिड़की थी लोहे की, उस पर फ़ोन रख के वीडियो बनाती थी, नीचे पैर जलते रहते थे, छत पे ही बनाती थी मैं सारी वीडियोस। स्टैंड था मेरा एक लिया था मैंने, नीचे तकिया वगैरह लगा के अगर फ़ोन गिरे तो टूट ना जाए, ऐसी वीडियो बनाती थी। तो पहले तो नहीं सपोर्ट किया, लेकिन जब पापा को मेरे हार्ट अटैक आया था और मैंने जॉब के लिए बहुत, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, मेरे सपने भी बहुत अलग थे, लेकिन वो क्या हुआ कि जब पापा को हार्ट अटैक आया और मैंने बहुत जॉब ढूंढी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करूं। पापा का मैंने ऑपरेशन तो डोनेशन से करवा दिया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि पापा तो अब नहीं कर पाएंगे, करना तो मुझे ही है। और कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अगर मैं कितनी भी अच्छी जॉब ढूंढूंगी ना अपने यहाँ पे तो 7-8 हज़ार ज़्यादा नहीं मिलेगी, और मेरे पापा की दवाइयाँ 10,000 की आ रही हैं। तो इस चक्कर में मैंने वीडियो पे ही करना स्टार्ट किया और कृष्ण जी की कृपा से मैं उसी साल, मतलब टिकटॉक बंद हो गया था, इंस्टा पे उसी साल मेरे 1 महीने में 1 मिलियन हो गए थे। तो वो चीज़ से बहुत ज़्यादा कि ये थी मेरी जर्नी। कब लगा कि फेमस हो गई हो, और टिकटॉक पर कितने फॉलोअर हो गए थे आपके? टिकटॉक पे मेरे जिस दिन मेरे 1 मिलियन हुए थे उसी दिन टिकटॉक बंद हुआ था, मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई थी। और फेमस का तो ऐसा है कि अभी जैसे 2 मिलियन, फिर 4 मिलियन, अगर 10 मिलियन भी हो जाए तो पेट थोड़ी भरता है इंसान का, वो मेहनत चलती रहेगी और वो फेम मिलता रहता है। अच्छा, तो जब उस टाइम पर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं आते थे, उस टाइम पर आपने पापा की हार्ट सर्जरी क्या करवाया हुआ था? वो मेरे पास देखो पैसे तो नहीं थे, और पढ़ाई, मैं बीए में थी, फर्स्ट ईयर था, तो क्या ही कहाँ से पैसे लाती। तो मुझे दिख रहा था कि मुझे ही करना है, कैसे होगा। पापा बोल रहे थे नहीं कराना है, लेकिन मुझ पे नहीं रहा गया। मैंने अमित बड़ाना जो मेरे क्या बोलती मैं, मेरे जो फेवरेट थे, अच्छा, तो मैंने उनको स्टोरी पे लगाया, उनने डोनेशन करवाई थी स्टोरी लगा के, और छतरपुर में जितने भी विधायक वगैरह या जो भी है उनसे डोनेशन ली, मैंने घर घर जाके डोनेशन ली कि मुझे पापा को ऑपरेशन कराना है। और ऐसे ही मतलब मैंने न्यूज़ में भी बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने पापा की सारी रिपोर्ट्स दिखा के, और डोनेशन से जो भी पैसा मिला उसी से फिर मैं उनको बाहर ले गई भोपाल, और फिर उनको उस टाइम पे कुछ फॉलोअर हो गए थे आपके? उस टाइम पे मेरे इंस्टा पे 1 लाख कुछ थे, बट उससे मैंने कुछ भी नहीं था उस टाइम पे इंस्टा पे। कमा नहीं पा रही थी, लेकिन उससे हेल्प मिल गई थी लोगों की? नहीं, उससे तो मुझे उस टाइम पे कुछ हेल्प नहीं थी, बस हाँ एक वही हेल्प हुई थी कि अमित बड़ाना जी ने मेरी स्टोरी लगा दी थी और मुझे उससे 7-8 हज़ार रुपए डोनेशन मिल गई थी। अमित बड़ाना जी ने स्टोरी लगा दी थी? हाँ, पापा के उसके ऑपरेशन की। अच्छा, तो इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है? जैसे रील्स में दिखती है, रियल में दिखती है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग मस्त हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है? मुझे तो देखो जैसे मैंने जिया ना एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ, तो मुझे तो ये लगता है कि रील और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि हम अगर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो पूरा सेटअप करेंगे, उसके बाद बातें करेंगे, लेकिन जो इंसान देखेगा उसे लगेगा सब चमकता, तो वो चीज़ वैसी होती है। अब रील्स पे इंसान वीडियो बना रहा है, 15 सेकंड की वीडियो बना दी रेडी वगैरह हो गई, बट 24 घंटे वैसी चीज़ें नहीं रहती, चीज़ें अलग होती हैं। हम जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना वो हम नहीं दिखा सकते वीडियो में, रील्स में हम अपना एक वो वर्जन दिखाते हैं कि सामने वाला तरसे उसके लिए, कि हम पता क्यों देखते हैं किसी की रील, क्योंकि वो हम वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वैसी ज़िंदगी ज़्यादातर किसी की नहीं होती। सब नॉर्मल इंसान है, सब एडिट करके ही फिल्टर लगा के ही वीडियो डालते हैं, सब अपना कोई रियल नहीं दिखाना चाहता। तो ये है रील और रियलिटी की अंतर। अच्छा, तो मतलब रील्स वाली जो लाइफ होती है वो फिल्टर होती है, अनफिल्टर्ड लाइफ नहीं होती है। अनफिल्टर्ड देखो, जो ब्लॉग्स होते हैं ना, वो यूट्यूब पे जो कंटेंट एक इंसान अपना ब्लॉग दिखाता है, वीडियो दिखाता है, मैं समझती हूँ कि वो एक रियल लाइफ होती है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग मिक्सिंग करके दिखाते हैं, तो क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, रील और रियल लाइफ, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ,
मैं मम्मी को लेके गई थी हॉस्पिटल, उनका भी फिजियोथेरेपिस्ट का चल रहा है क्योंकि उनका सर्वाइकल और वो फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो मेरी टीचर थी जो वो बहुत चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा IAS IPS बनूँ, जो जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरी 10th में भी 92 थी और 11th में भी मेरी बहुत, 12th में भी थी। तो वो चाहती थी कि मैं करूँ, मैं बनूँ कुछ। लेकिन पापा का जैसे कि ऑपरेशन हुआ तो फिर मैं वीडियोज़ बनाने लगी। तो वो ये सोचती थी कि आरती बिगड़ गई है। अच्छा। सब ये सोचते थे कि आरती बिगड़ गई है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते, मैम बोलती कि आरती बिगड़ गई है। और मेरी वो फेवरेट मैम थी, मुझे बहुत गंदा लगा कि मैम मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। बट अभी जब वो 3 साल बाद मुझे मिली और वो मेरे अभी यूट्यूब ब्लॉग्स देखती है, तो वो मेरे को बोली कि आरती, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, तुम कितनी अच्छी हो, कितना करती हो अपने मम्मी पापा के लिए, तुम्हारे जैसी बेटी मुझे मिली होती काश। अच्छा। मैं रोने लगी थी कसम से कि ये होता है अंदर। एक इंसान जब रील पे तुमको देखता है ना, इंस्टा पे देखता है, तो वो सिर्फ 15 सेकंड की रील देखता है कि हाँ ये ऐसा कर रही है लड़की। लेकिन जब तुम यूट्यूब पे अपनी पूरी वीडियो दिखाते हो, या फिर जब तुमको इंसान जानता है ना, तुम्हारे घर को जानता है, तुम्हारी असली चेहरे को देखता है, तब वो समझता है कि ये इंसान गलत है कि सही है। जैसे ब्लॉग में देखते हैं कि आपके मम्मी पापा के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो आप, तो कैसे पापा के साथ ऐसे कैसे बॉन्ड बन गया आपका? पापा से तो लोग डरते रहते हैं हमेशा। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि आप एक हो जो अपने पापा से इतने प्यार से बात करते हो, गले लगाते हो, हक कर लेते हो। हम तो पापा से बात नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती थी। वो तो मुझे मार देते थे, मैं वीडियोस बनाती थी। लेकिन उनको दिखा कि उनकी लड़की कर रही है, उनकी लड़की कमा रही है, ऑपरेशन करवाए मैंने उनके, तो उनको वो चीज़ दिखी कि मेरी लड़की गलत नहीं है। और वो प्यार बढ़ता है जब उनका बच्चा निखरता है ना, तो मम्मी पापा का प्यार अपने आप बच्चे के लिए बढ़ता है। और एक मैं ही तो इकलौती उनके लिए, अभी तो कन्नू है चलो ठीक है, लेकिन मैं ही तो, ना कोई लड़का है ना कोई वैसा, तो पूरा प्यार मुझे को ही मिल गया सारा। उनने मेरी मेहनत देखी और सारा प्यार अपना मेरे ऊपर लौटा दिया। अच्छा, तो रिलेशनशिप के क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? रिलेशनशिप मेरे लिए एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ रिलेशन में आने के लिए या मुझे शादी करने के लिए मेरे पास देखो भाई बहन है नहीं, मैं इकलौती हूँ। ऊपर से मेरे मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी भी एज होती जा रही है। अगर मैं रिलेशन में हूँ या मैं उसी इंसान से शादी करना चाहूँगी जिसके मम्मी पापा का मैं ख्याल रखूँ और मेरी मम्मी पापा का वो ख्याल रखे। मेरे लिए यही मायने रिलेशन के, क्योंकि चलो मैं तो कर रही हूँ ना कि मैं करूँगी तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा, लेकिन क्या तुम मेरे मम्मी पापा को अपने साथ रखोगे? उनका कौन है बताओ मेरे अलावा? अगर मैं उनको छोड़ के तुम्हारे पास आ गई या मैं किसी लड़के से शादी कर लेती हूँ, वो मुझसे बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं रख पाऊँगा, या फिर कैसे होगा? फिर मैं उनको छोड़ थोड़ी दूंगी। अगर मुझे ऐसा लड़का मिला ना जो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखेगा, मैं उसके मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी, तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं तो शादी ना करूँ। मेरे को डर लगता है इसलिए शादी के नाम से कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। फिर अभी कहाँ खुशी कैसे देखती हो, कैसे खुश रहती हो इतनी? खुश के लिए देखो हर इंसान दुख बहुत है इस दुनिया में, लेकिन क्या बोलते हैं वो, इस दुनिया में कितना गम है लेकिन हमारा गम कितना कम है। तो खुश कोई नहीं है, लेकिन रहना पड़ता है। अब रोते थोड़ी रहेगा इंसान अपने दुखों को लेकर, हमेशा स्माइल करो। मेरे साथ क्या होता है कि मैं रोती रहती हूँ। मैं जितना रोती हूँ ना तो उतना और दुख बढ़ता है, लेकिन थोड़ा खुश रहती हूँ ना तो वो दुख कम हो जाता है। तो एक ऐसा है ना कि पॉजिटिव वाइब, अगर पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और अगर निगेटिव ही रहोगे तो दुख ही दुख मिलता रहता है। तो थोड़ा सा, जैसा कि रील्स मैंने आपकी देखी हैं तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अभी आरती का स्टेटस क्या है, वो सिंगल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपके फैंस को जानना है। मतलब हर एक 2-3 रील को देखने के बाद कुछ कमेंट मिल जाते हैं ऐसे, लाइक कैसा कि मैं मतलब सिंगल हूँ या फिर हाँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर रिश्ता में रहा है। देखो मैंने बताया ना कि अगर कोई ऐसा लड़का होगा जो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखेगा, मैं उसके मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी, जो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा को भी एक्सेप्ट करेगा, तो ही कुछ हो सकता है। एज अ बॉय मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लड़कों में 4 ऐसी क्या क्वालिटी देखोगे जो लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं? वो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखता हो। सबसे पहली बात तो ये 4 है। क्वालिटी नहीं हुई, ये 4 क्वालिटी एक बताएं। ही जैसे हुई। सपोज किसी लड़के को देखा, इस बंदे को देखा, तो उसमें क्या 4 क्वालिटी देखोगे? तो ऐसे कैसे, लाइक मुझे अच्छा लगना चाहिए ऐसा? नहीं, जो कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, सपोज आप एक लड़की हो, आपको क्वालिटी देखना है उसमें कि क्या क्या क्वालिटी उस बंदे में होनी चाहिए,
अगर मैं देखूंगी ना, अगर मुझे कोई बंदा अच्छा लगना चाहिए तो मुझे ऐसा बंदा अच्छा लगता है सबसे पहले जो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करे। भाई सब प्यार खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, बुढ़े हो जाओगे, ये खूबसूरती चली जाएगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो होगा ना, एक दूसरे की इज्जत करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो लड़के के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे, और लड़कियों के अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लड़की को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लड़कों को रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद है मम्मी पापा के लिए प्यार। यार जो बंदा अपने मम्मी पापा से प्यार करेगा ना, जो अपनी मम्मी को प्यार करेगा, वो एक लड़की को प्यार कैसे नहीं देगा। शादी के बाद जब वो लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो वो तो यही देखेगी ना कि देखो एक ऐसा लड़का जो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार कर रहा है, तो वो अपनी वाइफ को भी सेम प्यार देगा। और अगर जो मुझे लगता है कि जो लड़के अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते ना, वो सच्चा प्यार नहीं कर सकते एक लड़की से। मुझे सपोर्टिव होना चाहिए बंदा। देखो प्यार ठीक है, सब सही है, लेकिन अगर लड़की कुछ कर रही है ना, तो अगर कहते हैं ना कि हर कामयाब लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो वैसे ही मुझे भी कोई चाहिए। मैं तो उसको सपोर्ट करूँगी, चलो ठीक है, वो भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो हाँ उन्हें नहीं, पापा ने डांटा ये वो, लेकिन जब उन्हें देखा कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो उन्हें सपोर्ट किया। तो ऐसा कोई ना मिल जाए जो मुझसे बोले कि बस सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। वो बस समझे मुझे, क्योंकि बहुत से देखो हमारे यहाँ जो हमारा जो सिटी है वो छोटी सिटी है, तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि नहीं वीडियो वगैरह सब बेकार चीज़ होती है, ये वो। ऐसा ना करे कि बोले कि जब शादी होगी तो सब बंद करो, नहीं, वो भले ही थोड़ा बहुत ही लेकिन मुझे सपोर्ट करे, तो बस ऐसा मिल जाए कोई बस। नहीं, जैसे कि आप खुद ही एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर से शादी कर रहा है, इन्फ्लुएंसर से शादी कर रहा है। अगर आप शादी करोगी तो कैसे, मतलब नॉर्मल बंदे से करोगी तो वीडियो नहीं बना पाओगे, या फिर वो समझने वाला मिलेगा साथ में वीडियो बन पाएगा? अगर नॉर्मल बंदे से शादी होती है तो ऐसा क्यों है कि वीडियो नहीं बना पाओगे? ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ हर चीज़ में, तुम भी तो मुझे सपोर्ट करो, मुझे समझो। और हाँ, अगर इन्फ्लुएंसर भी है, नॉन इन्फ्लुएंसर भी है, वो मायने नहीं रखता। मायने उसकी केयर, उसका सपोर्ट, उसका प्यार, कि वो कितना अपना रिलेशनशिप में कितना 100% दे रहा है, 90% दे रहा है, या फिर दे ही नहीं रहा, इज्जत ही नहीं कर रहा। तो अगर वो इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, लेकिन वो प्यार, सपोर्ट, केयर ये बस दे, और क्या चाहिए, भाई पापा को प्यार करे। हेटर्स के लिए क्या करना चाहेंगे जो कमेंट में हेट देखते हैं, सभी जगह हेट देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आगे बढ़ते रहते हो? ऐसा कैसे, मतलब कहाँ से मोटिवेशन लाते हो, और हेटर को लिए क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि दूसरों का तो नहीं पता, मेरे साथ तो ये है ना, जो मेरे हेटर्स हैं वही मेरे मोटिवेटर्स हैं। यार मैं इतनी मोटी हो गई थी, इतना कमेंट करते थे, इतना गंदा गंदा। स्टार्टिंग में तो मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी। हाँ मैं मोटी अच्छी हूँ, बोल ले दोस्त, बोलते हैं ये तो हर चीज़ में। लेकिन जब एक टाइम पे वो बहुत हिट किया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों का हेट करना, गंदी गालियाँ देना कमेंट्स में, जस्ट बिकॉज मैं मोटी थी, मोटे के लिए कमेंट करना। तो एक पॉइंट के बाद जब मैंने सोचा कि क्यों बोल रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं, तो वो हेट तो था, लेकिन मैंने उसी हेट को ना एक ऐसा एज अ मोटिवेशन लिया कि नहीं, मुझे करके दिखाना है इनको। होते कौन हो तुम बोलने वाले, तुम मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ से मैंने खुद को इम्प्रूव किया उनके बोलने पे। तो ये चीज़ हुई कि उनने मुझे गलत बोला, तभी मैंने खुद पे ध्यान दिया, वरना मैं खुद पे ध्यान नहीं देती। तो जो मेरे हेटर्स हैं ना, सबसे अच्छे हो तुम लोग, थैंक यू सो मच। तुम लोगों की वजह से ही मैं इतनी पतली हो पाई हूँ, थैंक यू। तो मतलब बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल की देख ली है। घर वाले हो गए, फैमिली वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सब ने बहुत ही ज़्यादा बॉडी शेम किया था, बहुत ही ज़्यादा, अति वाला, कि ऐसा कि बस रोना ही आता था, कि बस बैठ के रोना, किसी से मिलना ना कुछ। तो बहुत गंदा, बॉडी शेमिंग बहुत गंदी चीज़ होती है। आपने वेट लॉस कैसे किया और इसका क्या राज है? आज आप फिट हो, बॉडी शेमिंग अब आपके आसपास भी नहीं होगा। अब लोग आपसे, कुछ लोग मोटिवेशन भी लेने चाहेंगे कि कैसे वेट लॉस किया। मैंने वेट लॉस का पूरा प्रॉपर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो पूरा मेरा वेट लॉस वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं। बाकी वेट लॉस के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा हेट किया, सब जो मुझसे नफरत करते, मतलब मुझे बहुत गंदा बोलते थे, वो गंदे कमेंट्स जो थे, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ कि मुझे करके दिखाना है इनको। तुम कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और जो राज है, राज तो देखो मेहनत ही होती है।
कैलोरीज का मैंने सारा जो भी होता है मैंने सर्च कर करके कि चीज़ कैलोरीज की, मैंने शुगर कट डाउन कर दी, मैंने रोटी नहीं खाई कि नहीं, मैंने चीज़ें देखी, मैंने सर्च करी। तो एक राज वही है कि घुस जाओ, अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है ना तो बिल्कुल उसमें घुस जाओ कि नहीं मुझे सर्च करके एक चीज़ करनी है, उसमें बिल्कुल से जी जान लगा दो। और अगर तुम कुछ चीज़ में जी जान लगा दो ना कि बिल्कुल सोच लो अपने दिमाग में कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो तुम दुनिया की हर चीज़ कर सकते हो। सबसे बड़ा राज यही है। और कंसिस्टेंसी मैंने छोड़ी नहीं। मैं थक जाती थी, मेरी बॉडी काम नहीं करती थी, मुझे बुखार चढ़ जाता था, लेकिन मैंने 4-4.5 महीने में एक दिन का भी वर्कआउट मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कंसिस्टेंसी के चक्कर में, सबसे बड़ा राज कंसिस्टेंसी है। अच्छा, तो क्या जिम जाना जरूरी है इसके लिए, मैं या जिम फिर नहीं घर से ही हो सकता है पॉसिबल? हो सकता है घर जैसे से। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपका प्रॉपर वीडियो आरती के चैनल पर ही मिलेगा, आरती साहू ब्लॉग करके है। हाँ। या आरती ब्लॉग करके, आरती साहू करके चैनल है, प्रॉपर वीडियो आपको वहीं मिलेगा। तो वो इसके पहले या इसके बाद में आ जाएगा, तो आप वहां जाकर वीडियो को देखो, वहां जाकर पूरा वीडियो वॉच करो। बाकी जो कुछ बता रही हैं यहाँ बता पा रही हैं। तो जिम जाना बिल्कुल ज़रूरी रहता है क्या? मैं तो नहीं गई। मेरे साथ क्या होता था कि मैं एक दिन जिम जाती थी, 2 दिन जिम जाती थी, तीसरे दिन उठ ही नहीं पाती थी जिम के टाइम पे। फिर हो गया अरे यार आज तो उठ नहीं पाई, फिर दूसरे दिन फिर नहीं जा पाई। तो इस चक्कर में कंसिस्टेंसी करने के लिए कि नहीं मुझे रोज करना है, रेगुलर करना है, जब मैंने ये माइंडसेट बैठा लिया कि नहीं मुझे रोज करना है, फिर मैंने दिन में कितने टाइम भी मैं उठूँ कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे वर्कआउट करना है। चाहे मैं 2 बजे करूँ, चाहे मैं सुबह 6 बजे करूँ, चाहे मैं शाम को 6 बजे करूँ, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं है। तो इस चक्कर में जब मैंने वो घर पे कंसिस्टेंसी करी तो उसी से मुझे बेनिफिट हुआ। जिम वगैरह तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जाती थी, ऐसी कोई जिम नहीं है हमारे यहाँ की जहाँ मैं गई ना हूँ, 1-2 जिम छोड़ के। बट वही हुआ कि जब मैंने घर पे रेगुलर करनी चीज़ें स्टार्ट करी तब मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक दिन करके छोड़ दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो मैं वर्कआउट को या डाइट को मैन मानती हूँ या वर्कआउट को? मैं दोनों को मानती हूँ, क्योंकि मैंने एक तो पहली बात वर्कआउट में 1 दिन का भी गैप नहीं किया 4 महीने में, और डाइट का भी नहीं, मैंने शुगर नहीं खाई हर चीज़। तो वो चीज़ ना, ऐसे कहते हैं ना कि 40% एक्सरसाइज होती है और अपना ये 60-70% डाइट होता है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें बराबर रखी, तभी मुझे बेनिफिट मिला। क्योंकि शायद सबकी बॉडी अलग होती है, मेरी बॉडी अलग है, तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बट हाँ जो चीज़ें मुझे फ़ायदा करी है मैंने वो बताई हैं। फ्रेंडशिप के बारे में क्या ओपिनियन है? बहुत गंदा है मेरा फ्रेंडशिप के लिए ओपिनियन। सारे फ्रेंड्स मुझे, मेरे इतने प्यारे फ्रेंड, मैं जिनको फ्रेंड्स मानती थी वो सच में सांप निकले, सांप। एक भी मेरा ढंग का फ्रेंड कोई बना ही नहीं आज तक। फ्रेंडशिप से मेरा विश्वास ही नहीं है, मुझे नफरत सी होती है फ्रेंडशिप के नाम पे। मुझे चाहे डिमोटिवेट करना हो, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हो या फिर कुछ भी, मुझे नहीं मिली वो फ्रेंडशिप। मैंने सच में बहुत प्यार से अपने फ्रेंड्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। जब मैं कमाने लगी थी तो मैं उनको ट्रीट देती थी, ले जाती थी, उनकी फैमिली वालों को भी ले जाती थी, लेकिन बाद में मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया उन लोगों ने। तुम कमाती हुई, मैं मेहनत कर रही हूँ इसलिए कमा रही हूँ यार, लेकिन बहुत गंदे, बहुत धोखे मिले मुझे फ्रेंडशिप में, बहुत ज़्यादा। जो लोग मेरे मुंह पे अच्छे बन रहे हैं वही पीठ पीछे दूसरों से मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं, तो ये फ्रेंडशिप नहीं होती। मैं इतनी गंदे तरीके से फ्रेंडशिप तक निभा सकती हूँ। अगर मुझसे, मतलब अगर तुम मुझसे बोलते हो ना कि फ्रेंडशिप में कि आरती ये चीज़ है, तो मैं करके देती हूँ। मेरी फ्रेंडशिप में लाइक अगर मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड मुझसे कुछ डिमांड करेगी, मेरे को बोलेगी, मेरे को ऐसा था, मेरी एक फ्रेंड ऐसी तक थी, अगर हम लोग, मैं रह नहीं पाती थी उससे बात किए बिना, कसम से। हमारी 5-6 साल की फ्रेंडशिप और ज़्यादा, आई थिंक स्कूल से हम लोग साथ में थे। लेकिन वही था ना कि मेरे मुँह पे मेरी पीठ पीछे मेरे बुराइयाँ करना, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलना। तो मैं जिस इंसान को अपना फ्रेंड मानती हूँ वही मेरे लिए इतना गंदा बोलेगा या बोलेगी, तो ये फ्रेंडशिप नहीं होती। लड़कों की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी होती है, मैंने देखा है। लड़के जो फ्रेंडशिप करते हैं उसको फ्रेंडशिप बोलते हैं, वो जान निकाल के रख देते हैं, जान हाजिर है भाई तुम्हारे लिए। लेकिन लड़कियों की फ्रेंडशिप में ये चीज़ नहीं होती। लड़कियां फ्रेंडशिप नहीं करती, दिखावा करती है। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी फ्रेंड बनेंगी, दूसरी लड़की के पास जाएंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें जरूरत होगी तो कभी नहीं फोन उठा सकती। इतने बहाने रहते हैं लड़कियों के पास, इतने बहाने। लड़कों की फ्रेंडशिप सबसे अच्छी होती है। मेरे फ्रेंड्स बने कुछ लड़के, लेकिन मेरा लड़कों के साथ भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था फ्रेंडशिप में। तो शायद लड़कों की फ्रेंडशिप अच्छी होती है, बट मेरी तो फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा है। अच्छा, अभी जैसा कि आसपास के लोग होंगे आपके, पहले आपको जो भाव नहीं देते थे, आज आपके वो पीछे होंगे, तो कैसा लगता है उनको देख करके? वो मतलब से कनेक्ट होते हैं? मैं नहीं देखती। कुछ लोग अभी फ्रेंडशिप या दोस्ती का हाथ बढ़ाते होंगे, तो कुछ समझ में आ जाता है लोग मतलब से दोस्ती करना चाहते हैं। दुनिया मतलब ही है ही, ऐसे नहीं है कि लोग वापस नहीं आए या फिर फ्रेंड्स वापस नहीं आए, या फिर जो मुझसे मेरा मजाक उड़ाते थे मोटी के लिए मुझसे डाइट पूछते हैं, मुझसे वर्कआउट पूछते हैं। आरती बता दो ना यार, मेरे रिलेटिव्स इतने गंदे। मैं 13वीं में गई थी अपने नानी की, तो मेरे रिलेटिव मुझसे बोले मैं मोटी हो गई, कितना खाने लगी है तू?
ठीक है। और अभी पता क्या, मैं इतना गुस्सा आया था उस दिन, इतना रोई थी मैंने उस दिन। 13वीं में सब कोई खाना खा रहा था, मैंने सैलेड खाई थी, पानी पिया था बस। और अभी क्या हुआ कि वही उनकी वाइफ मेरे को कॉल करके पूछती है आपकी डाइट बताओ ना। तो ये चीज़ें हैं कि जो लोग बुराई करते हैं ना, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन जब तुम्हारा अच्छा वक्त होगा तो वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो सच्चाई है ये, दो चेहरे होते हैं लोगों के। बॉयज और गर्ल्स में से लाइफ किसकी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है आपके हिसाब से? लड़कों की होती है मेरे हिसाब से तो। जैसे? पहले मुझे सच में एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड बैठी थी तो वो बोली कि लड़कियों की लाइफ कितनी वो होती है। मैंने कहा अच्छा। पहले मैं भी सोचती थी काश में लड़का होती, काश में लड़का पैदा हुई होती, सब कुछ कर पाती है वो। लड़की अगर काम करना चाहे घर का तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो भी चलता है, लेकिन लड़के को तो करना ही करना है ना, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको बोल देंगे यार ये तो कामचोर है, यार ये तो बेरोजगार है, निठल्ला कहीं का। लड़कों की लाइफ ही सबसे गंदी होती है। लड़कियों के पास एक ऑप्शन होता है, वो हाउसवाइफ बनना चाहती हैं या नहीं, काम करना चाहती हैं या नहीं। लड़कों के साथ ये चीज़ नहीं है, उनको करना ही करना है। सच में यार, बेचारे ना करें तो कामचोर, करें तो कम कमा रहे हो ज़्यादा कमा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो लड़कों की लाइफ वॉटअप होती है, उनको करना ही करना है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। लड़कियों की लाइफ लड़कों से इजी होती है, उनको इजी नहीं होती, देखो किसी की नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों की ज्यादा टफ होती है लड़कियों से। तो बिग बॉस के बारे में क्या ओपिनियन है यार? बुला लो मुझे। मुझे जाना है बिग बॉस में। इतना लड़ूंगी ना, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर बैठे मतलब फ्रेंड जैसे कि आओ आरती अगर तुम बिग बॉस में चली गई ना तो बिग बॉस देखना स्टार्ट कर देंगे हम। अच्छा। क्योंकि मैं लड़ाई में भाई बहुत अच्छी हूँ, मेरे से कोई नहीं जीत सकता। मैं बाद जो प्रतियोगिता होती थी स्कूल में फर्स्ट आती थी, मैं उसी में फर्स्ट आती थी बस। अच्छा। तो मेरे को लड़ने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। अच्छा। जो लोग पता ऐसा भी होता है कि मैं कुछ याद नहीं आता तो मैं सोचती हूँ कि लड़ाई के पहले उस टाइम पे क्यों नहीं याद आया, ये उस टाइम पे बोलती तो। लेकिन नहीं, मैं बहुत मैं जीत जाती हूँ। मेरे से कोई पंगा नहीं लेता ऐसे लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं बोलने के लिए। मेरी जबान चलती है तो मेरे पटर 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 पटर, मेरे से कोई जीत नहीं सकता, इसलिए बुला लो मुझे बिग बॉस में। आरती को क्या पसंद है, मतलब खाने में, पीने में, या फिर पहनने में? किस टाइप का अटायर पसंद करते हैं वो? पहले तो मैं पता जब मैं मोटी थी तो मैं ज़्यादातर वेस्टर्न वेयर ही पहनती थी। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती कुर्ती, मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते सूट, लेकिन दिक्कत वो नहीं था, दिक्कत मेरे बॉडी में थी। मैं वैसी थी तो उस वजह से मेरे ऊपर वो चीज़ मुझे खुद पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैं वैसे कपड़े पहनती थी। और वैसे कपड़े इन द सेंस मैं वेस्टर्न ज़्यादा पहनती थी। लेकिन जब से मैं फिट हुई हूँ मेरे को अच्छा लगता है इंडियन वेयर पहनना, कुर्ती पहनना। तो वो चीज़ एक ये हो गया कि हाँ अब मुझे सब पसंद है पहनना। ज़्यादातर मुझे अब इंडियन पहनना ही पसंद है, साड़ी में जब कमर दिखती है पतली सी तो वो चीज़ अच्छी लगती है। पहले नहीं अच्छा लगता था, तो अब तो दोनों पसंद है। और खाने में तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है पाव भाजी। अच्छा। जो मैंने नहीं खाई है अभी 4.5 महीने से। और दाल बाटी। अच्छा। हमारे यहाँ संडे को दाल बाटी मिलती है और मैं संडे का वेट ही दाल बाटी के लिए करती हूँ। अभी मैं चीट डे, मेरा संडे को चीट डे होता है दाल बाटी के लिए। खुद से ही मतलब चीट डे हो जाता है कहीं? हाँ। कोई गाइड कर रहा है क्या आपको? मेरे को किसी मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोचा कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई बताए, लेकिन मैंने पूछा भी बहुत लोगों से, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने मन से ही सर्च करके, देख के, गूगल करके, यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुद ही से अपना डाइट बनाया है। खुद ही से अपना एक प्रॉपर मील कि ऐसे खाना है, इतना कैलोरीज लेना है, इतना घूमना है, इतने स्टेप्स चलना है। तो वो मैंने अपने मन से ही किया। अच्छा, किस टाइप के सॉन्ग पसंद रहते हैं आपको? मेरे मूड के हिसाब से मेरे को सॉन्ग पसंद होते हैं। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सैड सॉन्ग ही पसंद है, मुझे रोमांटिक सॉन्ग ही पसंद है। मेरा जैसा मूड है मुझे वैसे सॉन्ग पसंद है। अच्छा, जैसा अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, गुजराती या उस टाइप के सॉन्ग रहते हैं, पंजाबी टाइप के सॉन्ग रहते हैं, उस टाइप के सॉन्ग कोई पसंद है आपको किसी एक्टर के? अभी तो मुझे वो एनिमल का आया था ना, वो मरहम। हाँ। वही मैं तो वही सुनती रहती हूँ, अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग सॉन्ग लगता है, बहुत प्यारा लगता है वही। तो अभी तो वही अच्छा लग रहा है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी जानना है अभी कि आरती अब महीने में कमा कितना लेती हैं, क्या इनकम है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। कमाई का यार ये है कि देखो यार दाल रोटी चल रही है, कभी कभी पनीर भी खा लेते हैं। तो इनकम का ऐसा कुछ बंद नहीं, इनकम तो होती नहीं है इन्फ्लुएंसर्स की, क्रिएटर्स की। जिस हिसाब से वीडियोस चलती हैं उस हिसाब से इनकम होती है। यूट्यूब में आई थिंक 1K मैंने इतना देखा नहीं, बट हाँ $0.1 मिलता है। हाँ, तो 1K व्यू का $0.1। हाँ, तो उसी हिसाब से इतना कुछ नहीं है, बट हाँ घर चल रहा है सब। नहीं फिर भी कैसे लोग मोटिवेट होंगे देखकर आपको? उनको लगना चाहिए कितना मोटा पैसा आ रहा है इधर। मोटा पैसा
मोटा पैसा तो आई थिंक अगर ये मोटिवेशन है तो इतना मोटा पैसा तो नहीं आ रहा, बट हाँ ये है कि एक लड़की होके अगर तुम करना चाहते हो या लड़कियों के करना चाहते हो, तुम इतना कर सकते हो कि तुम अपना घर का अच्छे से कर लोगे। अगर तुम्हारे घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तुम अपना खर्चा उठा सकते हो, पढ़ाई में अच्छा लगा सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। ये है कि तुम अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना, बेरोजगार होने से अच्छा है कि स्टूडेंट प्लस तुम एक इसको एज अ क्रिएटर चूज कर सकते हो। अपनी घर की जिम्मेदारी तुम आराम से उठा सकते हो यूट्यूब से इतने में। बोले तो मतलब 1-2 मोबाइल आईफोन आराम से खरीद सकते हो। दो तो नहीं, एक तो आ ही जाएगा। अच्छा, एक आ जाएगा आईफोन प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो अपने महीने पे, कितना काम करते हो। जितनी मेहनत करोगे तो 2 आईफोन 10 आईफोन भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड तुम्हारे मेहनत पे करता है ना। ये भी है ना। तो अब आरती आगे क्या करना चाहेंगी, मतलब क्या कुछ और प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग ही लाइफ की बहुत गंदी है। जो प्लान किया मैंने कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करी कि चलो 10th में 92 आ गए, 11th में 91 बन गई, मैथ ले ली, बायो एडिशनल में ले ली, अब तो हम ये बनेंगे, IAS बन जाएंगे, सपना है IPS का, गवर्नमेंट जॉब मेरा बहुत बड़ा सपना था, लेकिन नहीं हुआ। थी सिचुएशंस, हार्ट अटैक आ गया पापा को, तो फिर वीडियोस बना ली। तो सपना तो मेरा, अभी मैंने B.Ed का फॉर्म भरा, मेरा MA चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर से, मैंने 4th सेम में मैंने B.Ed का फॉर्म भी भर दिया। मेरे को अपनी लाइफ में ये नहीं चाहिए कि मैं ये कर लेती, मुझे ये है कि मैं जितना कर पा रही हूँ, मैं एक तो मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती कि अगर एक बार पढ़ाई छूट गई ना तो छूट गई, अगर चल रही है साथ में तो चलने दो। इस वजह से मैं B.Ed भी कर रही हूँ, साथ में मैं YouTube भी कर रही हूँ। डेली ब्लॉगिंग में मेरा रोज एडिट वगैरह में 4 घंटे चला जाता है, ब्लॉग्स एडिटिंग में, फिर शूट पे। तो एक लाइफ ऐसी चल रही है कि सब कुछ मैं लेके चल रही हूँ। अब उसका आउटपुट क्या निकलेगा भगवान जाने, कृष्ण जी चाहेंगे वो होगा। खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, सारा कुछ खुद ही है। हाँ, खुद ही करती हूँ। बहुत सारी लड़कियां वीडियो देख रही होंगी, वो आपको भी देख रही होंगी कि इधर से एडिट करवाती होंगी, उधर से। आरती के पास बहुत टीम होगी तो वो कुछ लोग चालू नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन है आप? मैं अकेले ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ, क्यों फालतू में खर्चा करना है। किसी को अगर मैं एडिटिंग का दूंगी या फिर किसी चीज़ का दूंगी तो मेरा 20-30 हज़ार रुपये बोले जाएगा, मुझे चाहिए, मैं खुद कर लूँगी। अगर मैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगाऊंगी ना तो मैं खुद कर लूँगी। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे लगेगा कि मुझे एडिटर की ज़रूरत है या फिर नहीं, तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता अगर मैं अपने मन से एडिट ना करूँ। मुझे लगता है मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं करके दिया, तो मुझे एक वो चीज़ है। बाकी हाँ, अगर कोई इंसान करना चाहता है ना, तुम खुद से ही कर सकते हो। मैं खुद से ही वीडियो बनाती हूँ, खुद से ही एडिट करती हूँ, तो अभी तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग के लिए लोगों के लिए बोला है अपने कि वो तो स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट आराम से कर सकते हो तुम यार। अपना डेली ब्लॉग बनाओ या रील्स बनाओ, खुद एडिट करो, सीखो। जब तुम क्रिएटर हो तुम्हें हर चीज आनी चाहिए, तुम्हें खुद से सीखना चाहिए, तुम्हें डिपेंड नहीं रहना चाहिए खुद पे। मतलब वायरल होने का क्या राज है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या फिर? या तो देखो अलग करो कुछ। मेरे हिसाब से मैंने ड्यूट स्टार्ट किया था, वो ड्यूट एक अलग चीज़ थी, तो मैं वहाँ से हुई। फिर अभी ब्लॉग्स में मैं फैमिली ब्लॉग्स दिखा रही हूँ, तो वहाँ पे भी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि सबके घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर इंसान के घर अलग होता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अगर तुम मेहनत करोगे और कुछ हट के करोगे तो वायरल तुम होगे ही, और मेहनत पे डिपेंड करता है। और अगर तुम ये सोचते हो कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो नहीं, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी, अगर तुम यूट्यूब पे करना चाहते हो तो 100 ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ही कुछ सोचो कि होगा। और वही सेम चीज़ इंस्टा पे है कि अगर तुम कंसिस्टेंसी करते हो, तुम रोज करते हो, रोज कोई चीज़, अगर तुम रोज पत्थर पे भी घिसोगे तो उस पर भी निशान पड़ जाएगा। तो ऐसी ही है कि अगर मेहनत करोगे तो हो जाओगे फेमस। अच्छा, कोई ऐसा फनी इंसिडेंस जो आज तक नहीं भूल पा रही हो लाइफ में हुआ है? हमारे यहाँ एक कुल्फी वाले हैं, मैं उनके यहाँ कुल्फी लेने जाती हूँ अपने कृष्ण जी के लिए। मेरे कन्या को बहुत पसंद है, तो मैं उनका आइसक्रीम लेने जाया करती थी। तो वो अंकल मुझसे एकदम से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आप कौन सी क्लास में हो। तो मैंने उनको सब कुछ, मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों जानना है, लेकिन वो ऐसे पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने घर में जाके बोला कि पापा वो अंकल ऐसे क्यों पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में हो, कास्ट क्या है। तो पापा बोले हटाओ जाने दो, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे वो अंकल पूछ रहे थे, ठीक है। तो पहले तो उसने मेरे से वो लगाई, बैट लगाई, बोला कि वो तेरी शादी के रिश्ते के लिए बोल रहे होंगे।
वो बोल रहे होंगे तेरी शादी करवाते हैं अपने लड़के से। तो मैंने कहा हट, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई डायरेक्ट पूछता है किसी लड़की से। तो वो बोला देखना तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके सामने आइसक्रीम खिलाऊंगा फिर देखना। वो मुझे लेके गया, अंकल से आइसक्रीम लेके उसने मेरे को आइसक्रीम खिलाई। अंकल का चेहरा देखने लायक था, उनका चेहरा उतर गया जब उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई। उसके 1000 मैं 1000 रुपये हार गई, क्योंकि वो सच में अपने लड़के की शादी के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी क्लास में हो, एज क्या है। तो ये वही मैं कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को। मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर गर्ल और बॉय के नाम लिखे हैं, लड़का लड़की के, तो उनके बारे में अपन रेटिंग करेंगे और उनकी क्वालिटी किस टाइप से पसंद है लोग आपको वो, ठीक है ना। जैसे एलविश यादव, उनके बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे उनकी मम्मी के साथ उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें हैं वो अलग है, लेकिन जिस तरीके से वो रहते हैं ना अपनी मम्मी के साथ उनकी मम्मी वैसे मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। मम्मी पापा को देख लो एकदम वैसी, मम्मी को भी देख लो वैसी। तो उनका और मम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। मनीषा रानी के भी, चूंकि आप जानती हो बिग बॉस में थी, मनीषा रानी का क्या नेचर आपको अच्छा लगता है? मैंने उनको टिकटॉक से देखा और मैंने उनको बाद में भी देखा, उनकी वीडियोस भी देखती थी, बट एकदम से जब उनको बिग बॉस में देखा ना तो एक जो चुलबुला अंदाज, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी। और ऐसे छोटे से शहर थी वो भी, और वो अपने पापा को भी बहुत प्यार करती है। मैंने देखा अभी वो दुबई के ब्लॉग्स बना रही थी, तो उनके पापा के साथ उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर में देखती हूँ तो मुझे ये दिखता है यार ये कितने अच्छे से लगते हैं अपने मम्मी पापा को। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बिहेव करता है ना तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फुकरा इंसान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इतना तो नहीं देखा मैंने उन्हें, हाँ बाकी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और हाँ उनके मैंने इतने ब्लॉग्स नहीं देखे, वीडियोस वगैरह स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत देखी थी, बट हाँ वो भी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है, तो इतना तो उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, वन एंड ओनली पुनीत सुपरस्टार के लिए क्या? विकास है उनको ये नहीं पता कि दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, क्या नहीं सोचती। वो अपनी दुनिया में मग्न है, तो अच्छा है ना, खुश है वो, क्या चाहिए, खुशियाँ बांटते हैं। थारा भाई जोगिंदर के बारे में मेरी फ्रेंड है गुनगुन गुप्ता। अच्छा, उनकी हर वीडियो में जाके वो नाइस लगते हैं। मैं गुनगुने कमेंट पढ़ती हूँ तो उसमें पता क्या लिखा होता है, आता ही होगा जोगिंदर नाइस लिखने। अच्छा तो अभी तो मेरे दिमाग में उनका वही माइंड सेट, अगर मुझे जोगिंदर का कोई नाम लेता तो मेरे दिमाग में वही गुनगुन गुप्ता का कमेंट याद आता है, नाइस। हर वीडियो में नाइस लिख के अभी एक रील्स भी मैंने देखी हुई थी रिसेंटली गुनगुन गुप्ता की और उन दोनों की। हाँ। अच्छा एडिट था और गुनगुन ने पोस्ट किया था। हाँ वो सॉन्ग था उनका, उनने मेरे को भी रील के लिए बोला था। सॉन्ग मतलब उनका सॉन्ग था। हाँ, तो उनके साथ उसने उनका सॉन्ग था और उन्होंने उनको प्रमोट किया। आरोही खुराना कैसी लगती है? बहुत अच्छी है, नेचर वाइज ही बहुत अच्छी है। हम लोग बातें करते हैं इतनी ज्यादा, अगर मैं आप सैड हूँ या वो आप सैड है तो हम लोग बैठ एक दूसरे को कॉल करेंगे। मैं उससे मिली हुई थी तब भी उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं मेरे से भी बहुत सी, मेरे को डाइट पूछ रही थी उसको मोमोज बहुत पसंद है और मेरे को कॉल करके बोलेगी बता पतली कैसी हुई, डाइट बताओ। मुझको रोज पूछेगी डाइट के लिए, मैं उसको पूरी डाइट बताऊंगी, फिर जाके मोमोज खा के आएगी। अच्छा। फिर मुझे कॉल करके डाइट पूछेगी। तो अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। अच्छा, गुनगुन गुप्ता में क्या अच्छा लगता है आपको उनके वीडियो? अभी तो हमारा इतना कुछ फ्रेंडशिप का है नहीं, बट मैं उनसे मिली थी जब बहुत एक साल पहले मिली थी दिल्ली में, जब मैं गई थी। तो मुझे नेचर तो बहुत अच्छा लगा था उनका, तब अच्छा लगा था, बातें भी हुई थी हम लोगों की, वीडियोस भी बनाई थी हमने। अच्छा, तो अभी उनका सॉन्ग भी आया था, उन्होंने वीडियो के लिए बोला था, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो जैसे आपका बॉडी था एक टाइम पर, ऐसे ही आशिका भाटिया का भी बॉडी था। आशिका भाटिया को जानते हो आप? बिग बॉस में थी वो। तो आशिका भाटिया के बारे में क्या बोलना चाहेगी आप? क्योंकि आशिका भाटिया ने भी बहुत सारा ये उनका भी बहुत देखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है। मैंने देखा उनका ना, मैंने देखा भी था जब मैं सोच रही थी ना वेट लॉस का, तो मैं सर्च कर रही थी जाके, जैसे उनकी वीडियो आई थी तो मैं उनको देख रही थी कि यार कैसे किया। तो जब मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया तो सब तो जैसे मुझे बोल रहे थे सर्जरी के लिए कि आपने सर्जरी कराई है, तो उनके भी ज्यादातर कमेंट यही थे। बट मैंने जब उनके वीडियोस देखे तो उन्होंने बोला था कि उनको थायराइड था, तो उस वजह से उनका कम हुआ था वेट। बाकी सच में उनका भी अच्छा था ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, नंदिनी शर्मा मेरी फ्रेंड, मतलब एज अ, मैं तो नहीं बोलूँगी अब फ्रेंड, क्योंकि फॉलो में थे हम लोग। अच्छा। बातें भी होती थी, कॉल पे भी बातें होती थी, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि चीज़ें अलग हो गई, फिर हम लोग फ्रेंड्स नहीं रहे। अच्छी है, वीडियोस बनाती हैं। अच्छा, वीडियो बनाती हैं। क्या बोलूँ मैं, जब फ्रेंडशिप ही नहीं है तो क्या बोलना किसी के बारे में। कुछ हमारी ऑडियंस को भी कतई जहर कह के बोल दीजिए।
ठीक है, तो हमारा ये पूरा पॉडकास्ट आने वाला है द न्यूज एम्पायर चैनल पे, तो मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो देखना जरूर। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं इसमें, तो जरूर देखना। ये जो हमारा सूट हुआ है यहाँ पे यूटोपिया डांस अकेडमी और वेडिंग स्टूडियो डांस स्टूडियो है, बहुत ही अच्छा है। छतरपुर के हिसाब से तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं स्टूडियो की, जैसे कि अपने बाहर आपने देखा होगा बहुत अच्छे स्टूडियोज होते हैं फोटोज के लिए, मतलब एक ही जगह पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। ड्रेसेस भी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के हिसाब से या फिर आपके जो भी पर्पस है इवेंट का उसके हिसाब से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं? अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पहली बात, अगर आप हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट बनकर आना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप कॉल कीजिए और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनिए। आप किसी को बुलाना चाहते हैं कि मैं किसका पॉडकास्ट लूं, तो आप कमेंट में उस गेस्ट का नाम लिखिए और उसको टैग कीजिए, हम उसके साथ पॉडकास्ट बनाएंगे। धन्यवाद।